Kaiser Wilhelm of Prussia is about to be proclaimed the first German emperor. It is a title which never existed before, because Germany... From the start of the First World War, Germany seized on Britain's greatest weakness. Shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. The land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be emperor. वो है rise of nationalism in Europe and मैं 20वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा समय जब दुनिया बदल रही थी। लोग अब सिर्फ राजा के अधीन नहीं रहना चाहते थे, वो पूछ रहे थे हमारी पहचान क्या है, हमारा देश कौन तय करेगा। और इसी सोच से जन्म हुआ नेशनलिज्म का। भीड़ भरे चौराहे, लोग गर्मजोशी से क्रांति पर चर्चा कर रहे हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के झंडे हवा में लहरा रहे हैं। लेकिन नेशनलिज्म सिर्फ यूनिटी नहीं लाया, इसने नए संघर्षों को भी जन्म दिया। कुछ देशों ने इसे अपनी ताकत बनाया, तो कुछ इसके कारण टुकड़ों में बंट गए। और इसी बदलाव की कहानी हम आज देखने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सोचो, एक शहर जहां हवा भी गुलाम है, जहां राजा अपनी भव्य महफिलों में जश्न मना रहा है और जनता सड़कों पर भूख से तड़प रही है। लेकिन इस रात की सुबह वैसी नहीं होगी जैसी अब तक होती आई है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह सदियों के अन्याय का हिसाब था। राजा की तिजोरी भरती रही और जनता का पेट खाली। लेकिन अब नहीं, अब सत्ता सिर्फ एक इंसान की नहीं होगी, बल्कि पूरे देश की होगी। कहते हैं, जब भूखा आदमी हथियार उठा ले तो तख्त हिल जाते हैं। और यही हुआ 14 जुलाई 1739 को। जनता ने राजा का सबसे बड़ा किला तोड़ दिया बास्ती। क्रांति की यह पहली जीत थी। यह चिंगारी सिर्फ फ्रांस में नहीं रुकी, यह पूरे यूरोप में फैल गई। राजा कांपने लगे, सिंहासन हिलने लगे। अब लोग जान चुके थे, राष्ट्र किसी एक राजा की जागीर नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले हर इंसान की पहचान है। लेकिन हर क्रांति की एक कीमत होती है, और इस क्रांति में भी हजारों सिर गिन लिए। लुईस का काम तो हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कभी जिसने पूरे यूरोप को अपने कदमों में झुका दिया था, आज वो घोड़े पर अकेला खड़ा है, देख रहा है अपने टूटते सपने को। 1815 की धरती पर इतिहास ने फैसला सुना दिया। नेपोलियन हार चुका था। युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। लेकिन जब किस्मत साथ छोड़ दे तो सबसे महान सेनापति भी गिर जाता है। नेपोलियन को आज पहली बार महसूस हुआ कि अब उसके पास जीतने के लिए कुछ नहीं बचा। जब कोई बादशाह गिरता है तो नई ताकतें उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्य वियना में जमा हुए, और यहीं पर यह तय किया गया कि इस महाद्वीप का भविष्य क्या होगा। नेपोलियन ने जितना बनाया था, अब उतना ही मिटाया जा रहा था। फ्रांस की सीमाएं छोटी हो गई और बाकी यूरोप के राजा अपनी ताकत बढ़ाने लगे। वियना कांग्रेस के इस कमरे में इतिहास फिर से लिखा जा रहा था, इस बार तलवार से नहीं, बल्कि स्याही और मोहरों से। नेपोलियन की क्रांति ने दुनिया को बदल दिया था, लेकिन वियना कांग्रेस ने यह तय कर दिया कि पुराना सिस्टम वापस आएगा, राजशाही लौट आई। लेकिन ये सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या जनता फिर से उसी गुलामी को स्वीकार करेगी? नेपोलियन ने इतिहास को बदला था, लेकिन इतिहास ने भी उसे हरा दिया। वो एक योद्धा था जिसने खुद को सम्राट बनाया, लेकिन अंत में वो भी सत्ता की राजनीति का एक मोहरा ही बनकर रह गया। और अब उसकी कहानी इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी थी। 28
पेरिस की सड़कों पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। जहां कभी राजा की हुकूमत चलती थी, वहीं अब क्रांति की लपटें उठ रही थी। हाथों में मशालें, दिलों में उम्मीद और जुबां पर बस एक नारा आजादी। युवाओं के सपने आग बनकर सड़कों पर उतर आए थे। हाथों में मशालें सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि एक नए युग के आगाज के लिए जलाई गई थी। लेकिन यह सिर्फ पेरिस की कहानी नहीं थी। 1823 तक पूरे यूरोप में क्रांति की चिंगारी फैल चुकी थी। बर्लिन, वियना, रोम, हर जगह लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह एक विचार था जो राजाओं की सल्तनत को हिलाने के लिए काफी था। क्रांति का एक ही अंजाम होता है, पुराने शासन का अंत। जब ये मूर्तियां गिरती हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते, सदियों पुरानी सत्ता भी धूल में मिल जाती है। इतिहास खुद को दोहराता है। 1830 में ग्रीस ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और 1812 में पेरिस में बर्लिन की सड़कों पर हुई संघर्ष तो जनता उठ खड़ी हुई। हर बार सत्ता हिली, लेकिन क्या बदलाव हमेशा टिकता है। अगर तुम 1843 में होते तो तुम्हें चारों तरफ से दौड़ते, चिल्लाते, लड़ते क्रांतिकारी ही दिखते। हर मोड़ पर खतरा, हर गली में बैरिकेड, और सबसे आगे था जनता का जुनून, जो राजा की फौज को भी पीछे हटाने पर मजबूर कर रहा था। 1948 की क्रांति ने एक नया संदेश दिया। सत्ता का असली मालिक राजा नहीं, जनता होती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या यह विद्रोह सिर्फ एक गुजरता हुआ तूफान था या एक नए युग की शुरुआत? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कुछ पर ऑस्ट्रिया का शासन था, तो कुछ पर फ्रांस और पोप के प्रभाव का साया था। लेकिन इसी बिखराव के बीच एक सपना जन्म ले रहा था, एकीकृत इटली का सपना। इस सपने को शब्दों में ढाला एक युवा क्रांतिकारी ने गिउसेप मज़ेनी अपनी छोटी सी स्टडी में, एक मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह क्रांति की इबारत लिख रहा था। यंग इटली। उसका विश्वास था कि इटली का एकीकरण केवल तलवार से नहीं, बल्कि विचारधारा और राष्ट्रीय भावना से होगा। लेकिन केवल सपने देखने से देश नहीं बनते। इसके लिए आ गया एक काउंट कैवूर, एक कुशल राजनीतिज्ञ। वह युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि यूरोप की सत्ता के गलियारों में लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन से समझौते किए, जिससे इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करने की योजना बनी। लेकिन एक राष्ट्र तलवार के बिना नहीं बनता, और इस तलवार को उठाया गिउसेप गैरिबाल्डी ने। उसकी जारेड शट सेना सिसिली और नेपल्स में युद्ध करती हुई बढ़ रही थी। वह सैनिक नहीं, बल्कि किसान और क्रांतिकारी थे। लेकिन उनके दिलों में आजादी की आग जल रही थी। आखिरकार 1873 में वो दिन आया जब मज़ेनी के विचार और गैरिबाल्डी की तलवार, तीनों ने मिलकर एक सपना साकार किया। राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने इटली के पहले राजा के रूप में गद्दी संभाली। लेकिन क्या एकीकरण से ही इटली महान बन गया, या फिर असली चुनौती इसके बाद शुरू हुई? यही है इतिहास का रोमांच। हर जवाब के बाद के बाया सवाल खड़ा हो जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी एक संगठित राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों, एक समूह था, एक समूह था। सैक्सोनी, हर राज्य की अपनी अलग सत्ता, अपनी अलग सेना थी। लेकिन इस बिखरे हुए राष्ट्र के भीतर एक ताकत जन्म ले रही थी, एकीकरण की ताकत। फिर आया एक ऐसा व्यक्ति जिसने जर्मनी को एकीकृत करने की ठानी, ओटो वॉन बिस्मार्क। वह जानता था कि केवल शब्दों और कूटनीति से यह संभव नहीं होगा। एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए जरूरत थी लोहा रत्न, यानी ब्लड एंड आयरन की नीति की।
के बीच जर्मनी के एकीकरण के लिए कई युद्ध लड़े गए। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और आखिर में फ्रांस प्रशा की सेना ने हर दुश्मन को हराया। ये केवल युद्ध नहीं थे, बल्कि एक नए राष्ट्र के जन्म की पीड़ा थी। हर युद्ध के बाद जर्मनी का नक्शा बदल रहा था। छोटे छोटे राज्य प्रशा में मिलते गए और अंततः 1813 में एक शक्तिशाली साम्राज्य उभर कर सामने आया, एकीकृत जर्मनी। और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण 18 जनवरी 1871। वर्साई के भव्य महल में प्रशा के राजा विल्हेम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। बिस्मार्क ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाया और जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ। लेकिन क्या जर्मनी का एकीकरण केवल एक विजय थी, या फिर इसकी नींद में ऐसे बीज बो दिए गए थे जो भविष्य में एक बड़े तूफान को जन्म देने वाले थे? इतिहास की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाल्कन केवल एक क्षेत्र नहीं था, यह एक जलता हुआ बारूद का ढेर था। जातीय संघर्ष, स्वतंत्रता की लड़ाई और महाशक्तियों की साजिशें। यहाँ की हर गली में इतिहास लिखा जा रहा था। सर्बिया, बोस्निया, ग्रीस, बुल्गारिया, हर तरफ राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही थी। लोग सदियों की गुलामी से आजादी चाहते थे, लेकिन सवाल यह था, कौन इस क्षेत्र पर राज करेगा? 28 जून 1914 साराजेवो का एक कैफे, एक कोने में एक नौजवान साजिश रच रहा था। उसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिपी। उसके हाथ में एक छोटा पिस्तौल, सामने टेबल पर फैला एक मैला कुचैला नक्शा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक योजना, ऑस्ट्रियाई ताज के वारिस को खत्म करना। और फिर 28 जून की दोपहर आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी एक खुली गाड़ी में बैठे मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी सड़क किनारे खड़ा एक साया अचानक आगे बढ़ा, एक पिस्तौल निकली और अगले ही पल पूरी दुनिया थम गई। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप को आग में झोंक दिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य एक तरफ, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस दूसरी तरफ। देखते ही देखते पूरा विश्व युद्ध की आग में जलने लगा। राष्ट्रवाद ने बाल्कन में क्रांति लाई, लेकिन इसके साथ तबाही भी लाई। क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष था, या फिर यह पूरी दुनिया को बदलने वाली एक बड़ी साजिश थी? इतिहास के इन सवालों का जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। हमने इतिहास के पन्नों में राष्ट्रवाद के उत्थान और पतन को देखा, लेकिन आज क्या राष्ट्रवाद वही है जो पहले था, या यह किसी नए रूप में हमारे सामने खड़ा है? अगर अतीत के ये राष्ट्रवादी नेता आज जिंदा होते तो क्या वे गर्व महसूस करते, या फिर आज के दौर का राष्ट्रवाद उन्हें चौंका देता? इतिहास हमें बताता है कि राष्ट्रवाद ने दुनिया को जोड़ा भी है और तोड़ा भी। लेकिन असली सवाल यह है, आज के दौर में राष्ट्रवाद का असली मतलब क्या है? क्या यह हमें और करीब लाता है या हमें बांट रहा है? यूरोप आज भी अतीत की परछाइयों से घिरा हुआ है। एकता के बावजूद अलग अलग पहचानें अब भी जीवित हैं। क्या यही इतिहास की सच्ची समानांतर वास्तविकता है?